ओम श्री सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। नमस्ते सारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रणौमि नित्यं विद्या बुद्धिश्च देहि मे। नमो नमः मित्राणि, भवतां सर्वेषाम् अद्यतनीयकक्षायां हार्दिकं स्वागतं वंदनम्। जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ एकत्र हुए हैं संस्कृत विषय को सीखने के लिए, संस्कृत भाषा को सीखने के लिए। यहाँ पर हम जो है सरल संस्कृत व्याकरण को सीख रहे हैं ताकि हमारा संस्कृत व्याकरण में थोड़ा संस्कार हो सके। उसी के अंतर्गत हम पुरानी कक्षाओं से चलते हुए हम संधि सीख रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने सीखा था संधियों के विषय में, शब्द रूपों के विषय में और धातु रूपों के विषय में। तो पहले ही आपको शब्द रूप धातु रूप दिए जा चुके हैं। मैं आशा करता हूँ आप उनको याद कर रहे होंगे, उनको पढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी कक्षा है वो हमारी व्यंजन संधि चल रही है। व्यंजन संधि में हमने पहली संधि, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन हम पहले ही बता चुका हूँ कि कोई हमें लगभग 11 या 13 संधियां जो हैं हमें पढ़नी है। मतलब 11 भी पढ़ेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो पहली संधि हम पढ़ चुके हैं, अब अगली संधि हम पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले जो हमारी कक्षा हुई है उसमें हमने सीखा है इसके बारे में। हमने जो सीखी थी संधि थी वो इष्टुत्व संधि। मैं थोड़ा सा रिवीजन कर देता हूँ क्योंकि एक दिन का गैप हो गया है। तो इसमें हमने क्या सीखा था कि यदि कहीं पर भी पहले क्या हो, तवर्ग हो। तवर्ग मतलब समझ जाइएगा, तवर्ग कहने से है ता था दा धा ना, ये सारा ठीक है। और साथ में कौन सा वाला सा, ये तालव्य सा है ना, नहीं सॉरी माफ करें, यहाँ पर आएगा दंती सा। ये इतने वर्ण अगर पहले हो या बाद में हो, मतलब इस वाले पद में हो चाहे इधर वाले पद में हो, और इनके बाद क्या हो, चवर्ग हो। ये हम सीख चुके हैं पहले ही। मैंने चा थोड़ा सा गड़बड़ बना दिया है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़ा करके, चलिए। तो इसको हम जो है चवर्ग कह रहे हैं। चवर्ग, और चवर्ग यानी चा छा जा झा यहाँ और साथ में सा। अगर ये वाले वर्ण पीछे हों, चाहे मतलब चाहे इधर हो चाहे इधर हो, दोनों ही स्थिति में क्या होता है, जब ये आपस में मिलते हैं तो ये जो तवर्ग है, ये तवर्ग है, इसके स्थान पर क्या हो जाता है, चवर्ग हो जाता है। कैसे होता है, क्रम से होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, ठीक है, हमने कल 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 जो उदाहरण पढ़ा था वही देता हूं मैं यहाँ पर। सत प्लस चरित्रम, सत प्लस चरित्रम, ये उदाहरण था। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है लिखा हुआ है स्पष्ट, ये ता जो है तवर्ग है और चा ये जो है चवर्ग है। तो तवर्ग के बाद अगर चवर्ग होता है तो ये जो तवर्ग है इसके स्थान पर चवर्ग हो जाएगा। और कैसे होगा, तो जो ता है वो, सॉरी, जो स्थान में जो परिवर्तन होता है वो चवर्ग के अनुसार होता है। तो यहाँ पे आप देखें चा जो है चवर्ग का पहला लेटर है, तो यहाँ पे जो ता है उसके स्थान पर भी चवर्ग का पहला लेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे ता के स्थान पर चा ही हो जाएगा, तो बन जाएगा सा का सा, ता के स्थान पर जा किया, और चरित्रम का चरित्रम, तो हो गया सच्चरित्रम। इस प्रकार, तो ये कल हमने संधि सीखी थी। चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। उसके पहले मैंने आप लोगों को बोला है कि आप लोग जो है व्यंजनों को याद कर लीजिएगा। अगर याद नहीं किए हैं तो गलत बात है। मैं कई बार बोल चुका हूँ आप लोगों को व्यंजन जो है अच्छे से याद होने चाहिए, कि बिना उन्हें याद किए है जो है हम इसको सीख नहीं पाएंगे। खैर, जो जिनको याद नहीं है उनके लिए यहाँ पर मैं उनको लेके आ गया हूँ व्यंजनों को, यहाँ से भी आप देख के सीख सकते हैं। चलिए, तो अब हमारी जो अगली संधि है वो इसी के जैसी है, जिसका नाम है इष्टुत्व संधि। इसका नाम है इष्टुत्व, इष्टुत्व, ठीक है। संधि का नाम है इष्टुत्व संधि। तो ये भी सेम टू सेम है,
ष्टुत्व के जैसे ही है, ष्टुत्व है। जैसे वहां पर क्या था, तवर्ग के बाद अगर चवर्ग होगा, है ना, मैं यहाँ पे केवल ताचा लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। तवर्ग के बाद अगर चवर्ग होगा तो ये तवर्ग जो है वो चवर्ग में बदल जाएगा। इस वाली संधि में भी सेम टू सेम यही कहा जा रहा है कि यदि, ये देखिए जो तवर्ग है यानी ता था दा धना है, इनके बाद या इसके पहले, मतलब बाद समझ रहे हैं तो आप देखो, अगर मैं बाद बोल रहा हूँ ना, मतलब इधर वाली बात कर रहा हूँ मैं उत्तर पद की, और पहले अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं पूर्व पद की बात कर रहा हूँ, तो दोनों, तो आप बाद और पहले को ऐसे समझिए, क्योंकि ये मैं पहले आपको स्वर संधि में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो अगर बाद में चाहे तवर्ग हो चाहे पहले तवर्ग हो, यानी ता था दा था ना हो, उसके बाद में अगर कौन सा वर्ग हो, टवर्ग हो, टवर्ग यानी ट ठ ड ढ ण, और साथ में कौन सा वाला सा, ये हमारा मूर्धन्य सा। मूर्धन्य सा इसलिए क्योंकि टवर्ग का जहां से उच्चारण किया जाता है वहीं से इस वाले सा का उच्चारण किया जाता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये जो ष्टुत्व संधि है उसी के आगे आगे का भाग है, इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। चलिए मैं यहाँ पर उदाहरण लिखता हूँ, तो आपको ज्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण है जैसे कि, चलो मैं इधर से बताता हूँ पहले, ठीक है, फिर आपको मैं सा वाला उदाहरण दूंगा। तत् यानी वह है, टीका, ठीक है, यहाँ पर टीका से आप हिंदी अर्थ मत लीजिएगा, है ना, टीका वो लगाने वाला टीका नहीं है, टीका कुछ और है ना, जिसको हम व्याख्या कहते हैं, आपने सुना होगा ना, टीका एक होती है। टीका मतलब अगर कोई ग्रंथ है तो ग्रंथ पे किसी ने कोई व्याख्या लिखी है ना, लघु व्याख्या लिख दी तो उसको टीका कहते हैं। जैसे पाणिनि जी ने लिखा है तो हम उसको कहते हैं ना महाभाष्य, तो वो भाष्य को ही हम टीका भी कहते हैं ना, हिंदी में टीका मतलब वो हम जो माथे पे लगाते हैं। यहाँ पर वह टीका नहीं है, बल्कि टीका ने कोई किसी मंत्र की या किसी श्लोक की व्याख्या करना, या किसी भी शास्त्र की व्याख्या, उसको टीका कहा जाता है। तो तत् का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, तत् मतलब होता है क्या, वह है ना, वह ये सर्वनाम है और तीनों लिंगों में चलता है, ये मैं आपको शब्द रूप पढ़ा चुका हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर स्थिति क्या बन रही है कि भाई, यहाँ पर आप देखें कि पहला जो पद है तत् का जो पहला पद है इसके अंत में है ता यानी कि व्यंजन है। ठीक है, और यहाँ पर टीका जो है इसका पहला शब्द क्या है, ट। ठीक है, मैं बाकी सब नहीं ले रहा हूँ। तो आप देखें अगर व्यंजन पहले है और बाद में व्यंजन है तो संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। अब यहाँ पर कोई कुछ बोल रहा है क्या, यहाँ पर जो है अब क्या हो रहा है कि भाई, यदि तवर्ग के बाद यानी जो ता था दा था ना है, इनके बाद अगर टवर्ग हो, जैसे टाठा डाढ़ाना हो, तो वैसी स्थिति में ये जो तवर्ग है, ये जो तवर्ग है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, टवर्ग हो जाएगा। चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें जो टा है वो कौन सा लेटर है, पहला लेटर है किसका, टवर्ग का, तो टा के स्थान पर क्या होगा, टा ही होगा। ठीक है, मतलब ये जो ता है, क्योंकि ये पहले नंबर का है इसलिए इसके स्थान पर भी पहले नंबर का ही लेटर करेंगे। ता के स्थान पर हम क्या कर देंगे, टा कर देंगे। तो अब देखिए जो ता था पहले, अब वो क्या बन गया है, वो टा बन गया है। ठीक है, और टा तो यहाँ पहले से ही है, तो हमारा जो रूप है या हमारा जो शब्द है वो क्या बनेगा, वो बनेगा इस प्रकार से, ता, हाँ, टा आधा टा, टा में फिर हमने एक और, अच्छा देखो जब टा में टा मिलाते हैं ना तो इस प्रकार से लिखते हैं, है ना, दो बार, एक टा आधा ऊपर, नीचे एक और टा बनाते हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, जैसे हम लिखते हैं ना युद्ध, हाँ इसको भी समझ लीजिए, अगर उदाहरण आ गया है तो अब इसको समझ लेना। जब हम युद्ध लिखते हैं, युद्ध, तो इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, कई लोग जो है थोड़ा सा गलत समझ लेते हैं इसको, गलत इन द सेंस कि यहाँ पर आपको जो दा दिख रहा है ना, दा, ये चूंकि बड़ा दिख रहा है ना, तो लोग समझते हैं कि ये पूरा है, यानी ये पूरा है यानी पूर्ण है, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो दा है ना यहाँ पर, युद्ध का जो दा है, वो एक्चुअल में आधा है, जो दा है वो आधा है, और जो नीचे जो लेटर है वो पूरा है। ठीक है, लिखते समय हमें भले ही युद्ध में, जैसे कि हम लिखे ना सिद्धांत, है ना, या सिद्ध, चलो सिद्ध पुरुष हम लिखते हैं तो सिद्ध, तो इस प्रकार से जब हम बोलते हैं तो दा हमें पहले बोलना है कि जो दा है ना वो एक्चुअल में आधा है और धा जो है वो पूरा है।
तो इस बात का बड़ा ध्यान रखें, ठीक है। तो जो एक्चुअल में जो बड़ा दिखता है वो आधा होता है, और जो छोटा है वो छोटा ही रहता है, ठीक है। मतलब जो नीचे है वो बड़ा लेटर। उसी पर जब टा में टा मिलाएंगे तो हम कुछ इस प्रकार से मिलाते हैं, यानी टा लिखेंगे, टा के साथ टा मिलाएंगे। एक और अगर आपको याद आ रहा हो तो जब हम जो ट वर्ग है उसमें जब 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 हम रेफ लगाते हैं, प्रकार लगाते हैं, तो किस प्रकार लगाते हैं? अन्य वर्णों, ये पानी कहाँ से आ गया भाई? चलिए, अन्य वर्णों में तो हम क्या करते हैं कि अन्य वर्णों में तो हम जैसे मान लो क वर्ण है या कोई दूसरा वर्ग है तो उसमें हम इस प्रकार रेफ लगा देते हैं। लेकिन टा के साथ हमको समस्या आ जाती है ना। टा के साथ हमको क्या करना पड़ता है? कुछ इस प्रकार से दो दो लगानी पड़ती है, जैसे डा है तो इस प्रकार लगानी पड़ती है। तो ट वर्ग थोड़ा सा स्पेशल है, इसको ध्यान रखें। जैसे अगर हमको लिखना है ना, क्या लिखना होता है? जैसे मिट्ठू, है ना, या मुझे तो यही शब्द आ रहा है मिट्ठू। तो उसमें क्या होता है? एक तो होता है मी, फिर आता है टा, और फिर आता है ठा। इस प्रकार से मिट्ठू हम बोलते हैं ना। मिट्ठू मतलब तोता, तोता को ही मिट्ठू बोला जाता है हमारे यहाँ देश की गांव की भाषा में। तो एक तो हम इस प्रकार से लिखते हैं, या फिर दूसरा तरीका इसका इस प्रकार होता है कि हम लिखेंगे मी, फिर टा, और ये और ठा। चूंकि देखो यहाँ पे आपको टा जो है बड़ा जरूर दिख रहा है, लेकिन है एक्चुअल में कैसा? ये आधा है। बस लिखने में इसका जो है क्या हो जाता है, वो लिखते समय उसको पूरा लिखते हैं। तो इसका ध्यान रखें। तो हम अगर शब्द बनाएंगे तत् प्लस टीका, तो टा जो है टा के नीचे टा, और फिर इसमें देख रहे हैं आप यहाँ पे टीका में दीर्घ इकार है, ठीक है, यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे? टा में भी दीर्घ इकार लगा देंगे, और यहाँ लिख देंगे काका का। तो हमारा बन जाएगा तटीका या टटीका, इस प्रकार। यानी तत् मतलब वह है, और टीका मतलब टीका। तो अब उसका समास जब हम बना देंगे या शब्द बना देंगे तो हो जाएगा उसकी टीका, या उसके द्वारा लिखी हुई टीका। तो इस प्रकार टीका बन गया। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे कि ये इस तरफ लेके आ जाता हूँ मैं, ठीक है। या फिर चलो इस फोटो को हटा देते हैं, बड़ा कर लेते हैं वापस इसको, इस प्रकार से, ताकि आपको दिखने में दिक्कत ना हो, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चलिए दूसरा उदाहरण है। इससे आपको ज्यादा समझ में अरे भाई ये चल क्या रहा है? उद, हमारा उद एक है, उद प्लस डयनम, उद प्लस डयनम। इसको आप ध्यान से समझेंगे फिर आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर शब्द है हमारा उद प्लस डयनम। तो यहाँ पर आप देखें जो दा है वो कहाँ आ रहा है? ता था दा, दवर्ग में आ गया। सॉरी, तवर्ग में आ गया, मैं दवर्ग बोल रहा था। ये तवर्ग, तवर्ग में आ गया। तवर्ग के बाद ये जो डा है, ठीक है, आप देखें यहाँ पर एक टा ठा डा, तो ये टवर्ग में आ गया, राइट। तो नियम क्या कह रहा है कि यदि पहले क्या हो, पहले यदि पहले यदि तवर्ग हो और बाद में टवर्ग हो। अब यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर पहले टवर्ग भी हो सकता है और बाद में तवर्ग भी हो सकता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर टवर्ग और तवर्ग, यानी ता था दा था ना, टा ठा डा डा ना, अगर ये आपस में मिलेंगे तो उस स्थिति में क्या होगा कि जो तवर्ग है, अरे मैं मिटाई दिया इसको, हाँ, ये जो तवर्ग है, जो तवर्ग है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? टवर्ग हो जाएगा, ठीक है। तो भैया चलिए कर देते हैं। तो यहाँ पर आप देखें जो दा है वो कौन से नंबर का लेटर है? तवर्ग का पहला, दूसरा और तीसरा, यानी थर्ड वाला लेटर है। तो चूंकि ये थर्ड वाला लेटर है तो इसके स्थान पर भी थर्ड वाले लेटर होगा। और कौन से वर्ग का होगा? टवर्ग का। तो टवर्ग का थर्ड लेटर गिन लें, वन टू और थ्री। तो कौन सा है यहाँ पे? ड, है ना, डवर्ग, डकार है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? इसके स्थान पर कर देंगे डा, ठीक है। और इन सबको हम क्या कर देंगे? अब मिला के लिख देंगे। क्या हो जाएगा? ऊ का ऊ, दा के स्थान पे किया डा, और डयन का डयन, तो हो जाएगा डा के नीचे डा, और यन का यन। तो हमारा हो गया उड्डयन, यानी उड़ना। और ये जो आप अगर याद करें तो ये जो उद है ना, उद, ये क्या है एक्चुअल में? एक उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? ये उत उपसर्ग है। मैंने आपको पढ़ाया है 22 उपसर्गों में से एक उपसर्ग है उत। इसमें ये ता जो है वो क्या बन जाता है? दा बन जाता है। ये ता दा कैसे बनता है? आप इसके जस्ट वाली संधि में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप इसको जो है
समझ गए होंगे। चलिए अब एक मिनट, इसको मिटाते नहीं है, अब हम सीधे नीचे चलते हैं। अब आपको मैं जो है व्यंजन नहीं दिखाऊंगा, अब बिना व्यंजनों के हम करेंगे। चलिए ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं सकार वाला उदाहरण। ठीक है, आप लोग बहुत बार देखते होंगे। तो हमारा शब्द है रामस। शब्द क्या है? रामस। और प्लस है उदाहरण में हमारे पास टीकते। रामस प्लस टीकते। ओके। तो अब रामस ये जो शब्द है, ये पद है, ये कैसे है आपको? एक्चुअल में जो सा है ना, ये विसर्ग है ना। अब काम चलाने के लिए अभी हमने विसर्ग को सा बना लिया है। ये हम कहाँ समझेंगे? ये हम विसर्ग संधि में अच्छे से समझ जाएंगे। तो अभी आप समझे कि ये रामस एक शब्द है, और इसके बाद में क्या आ गया है? यहाँ पर टीकते आ गया। ठीक है भैया। अब क्या हो गया? ये जो सा है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो सा है, ये किस में आ जाता है? तवर्ग में आ जाता है। क्यों? क्योंकि जहां से तवर्ग का उच्चारण होता है वहीं से सवर्ग का भी होता है। और यहाँ पर आगे क्या है? टीकते। तो टा आ गया। टा मतलब कौन सा वर्ग है? ये टवर्ग है। तो नियम कि टवर्ग के बाद यदि टवर्ग हो, तो वैसी स्थिति में ये जो ये जो क्या है? तवर्ग है। ये, अरे भाई, ये जो तवर्ग है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? टवर्ग हो जाएगा। ठीक है भैया, कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर क्या स्थिति उत्पन्न हो रही है कि ये जो सकार है के स्थान पर क्या करेंगे? तो चूंकि सकार है तो सकार के स्थान पर सकार करेंगे। तो अब आप देखें कि जी ये जो शाह है वो दंत से बोला जाता है। टवर्ग का जो शाह है वो कौन? कि टवर्ग हम मूर्धा से बोलते हैं, तो ये वाला हम मूर्धन्य सकार ही यहाँ पर इस वाले शाह के स्थान पर करेंगे। इसके पहले वाली संधि में हम क्या कर रहे थे कि तवर्ग के बाद चवर्ग था, है ना, वहां पर चवर्ग था। तो चूंकि चवर्ग वाला उच्चारण किससे होता है? तालव्य से होता है। तो यहाँ पर भी हम तालव्य सा लेके आ रहे थे, और यहाँ पर चूंकि टवर्ग है इसलिए यहाँ पर हम मूर्धन्य सा लेके आ रहे हैं। चलिए मूर्धन्य सा ले आते हैं, तो हमारा बनेगा राम का राम। और चूंकि सा है तो सा के स्थान पर हम हमारा हो गया मूर्धन्य सा, और ये आधा है तो हमने आधा लिख दिया। और टी कते का टी कते, तो हमारा हो गया रामस टी कते। इस प्रकार से रामस टी कते। ठीक है। तो इस वाले सा के स्थान पर ये हो गया। ओके। आशा करता हूँ आप समझे होंगे। एक और उदाहरण आपको मैं देता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। जैसे कि चलो ये वाला देख लो। क्या है? राम। राम नहीं लिखना मुझे, रामस प्लस षष्ठा। रामस प्लस षष्ठा। ठीक है। चलिए अब क्या है? यहाँ पर सकार है, यानी तालब सॉरी तवर्ग वाला सा है, और यहाँ पर भी सा है। तो देखो सा होगा तब भी यही काम होगा, मतलब जरूरी नहीं कि टा ही हो, टवर्ग हो, क्योंकि हम टवर्ग इसको इस वाले सा को टवर्ग में गिन रहे हैं, इसलिए ये काम यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो अब क्या करेंगे? बस करना कुछ नहीं है, इस वाले सा के स्थान पर हमको कर देना है कौन सा वाला? मूर्धन्य सा, और बस इनको मिला देना है। बस आप लोगों को जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि स्थिति कैसी बन रही है। स्थिति है कि तवर्ग के तवर्ग और कौन सा? ये सा, इसके बाद में अगर क्या हो? टवर्ग हो और शा हो। चाहे यहाँ टवर्ग हो चाहे सा हो, दोनों स्थिति में बदलाव कहाँ होगा? इन दोनों के स्थान पर। और बदलाव कैसे होगा? अगर तवर यहाँ पे मान लीजिए तवर का तीसरा लेटर है तो तीसरा हो जाएगा, दूसरा है तो दूसरा हो जाएगा, अगर सा है तो सा के स्थान पर सा हो जाएगा। बस ये आपको याद रखना। और अगर जब इसका विच्छेद करेंगे तो ठीक इसका उल्टा कर देंगे। ठीक है। चलिए, तो इसका पहले हम शब्द बना लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? राम, और सा के स्थान पर हो गया सा, और षष्ठा का षष्ठा। अच्छा, ये सा जो है मूर्धा से बोला जाता है, इसलिए हमारा शब्द कैसे उच्चारण किया जाएगा? राम प्रकार से जीव को जबरदस्ती ऊपर लेके जाइए मूर्ध, तो आपका इसका उच्चारण जो है ठीक से कर पाएंगे। राम इस प्रकार। तो हमारा शब्द बन गया राम। मैं विसर्ग नहीं लगाया तो लगा दिया। चलिए अब आपको मैं एक उदाहरण देने लगा हूँ इसका उल्टा वाला, कि उल्टा आएगा तब कैसे करना है। ठीक है। तो ये आप उदाहरण देखते होंगे बार बार। ठीक है। कई बार आगे भी आएगा, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना या इसको याद रख लेना। उदाहरण है आ कृष्ण। आ कृष्ण प्लस तहा। आकृष्ट प्लस तः। अब यहाँ पर क्या है देखिए,
जो सा है वो ट वर्ग में हो गया, ठीक है, अभी मान के चलें ये ट वर्ग में आता है, ठीक है। और बाद में यहाँ पर देखिए क्या है, ता है, बाद में क्या है यहाँ पर, ता है। तो अब यहाँ पे सिचुएशन उल्टी हो गई है। अभी तक हम क्या देखते आ रहे हैं कि त वर्ग जो है वो पहले होता है और ट वर्ग जो है बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे ट वर्ग जो है वो पहले है और त वर्ग बाद में। तो अब क्या ऐसी स्थिति में भी संधि होगी? तो जी बिल्कुल होगी। बस हमें याद ये रखना है कि बदलाव कहाँ होता है, बदलाव होता है त वर्ग में, ना कि ट वर्ग में। इसमें मतलब पहले नंबर पे बदलाव हो जरूरी नहीं है। बेसिकली तो हमको जो ज्यादा उदाहरण मिलते हैं वो पहले के ही मिलते हैं कि पहले बदलाव होता है, लेकिन अगर सिचुएशन पलट जाए कि त वर्ग बाद में चला जाए तब भी बदलाव कहाँ होगा, त वर्ग में ही होगा, ट वर्ग में नहीं। चलिए भैया इसका शब्द बना लेते हैं। तो शब्द क्या बनेगा इसका, थोड़ा नीचे चल के हम इसको उठा करके देख लेते हैं क्या होगा। देखिए जो ता वर्ग है, ता के स्थान पर हम क्या कर देंगे, टा कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ता जो है वो पहला लेटर है। तो ता के स्थान पे हमने कर दिया टहा, ता के स्थान पे हमने कर दिया टा, ठीक है। इस प्रकार से तो बना लेते हैं। तो आ का आ, क्री का क्री, और ये जो शाह है वो शाह ही रहेगा क्योंकि ये ट वर्ग में आता है, और ता के स्थान पर हो गया है टा। तो हमारा बन गया आकृष्टहा। ता का क्या हो गया, टा हो गया। इस प्रकार से हमारा बन गया है आकृष्टहा। तो अगर उल्टा होगा तब भी यही होगा। चलिए अब हम जो है हमारी जो अगली संधि है उस पे चलते हैं। और ये संधि जो है ना, ये सबसे जरूरी संधि है। मतलब आप समझ लीजिए कि आप जितने भी आ, संस्कृत में जो शब्दों को पढ़ते हैं, श्लोकों में जो शब्दों को देखते हैं, उनमें मैं कह सकता हूँ 30 से 35% इसका ही प्रयोग किया जाता है। ये जो संधि मैं आपको पढ़ा दिया, जो अगली संधि है, सबसे जरूरी है और सबसे बार उपयोग की जाती है। इसके शब्द ऐसे होते हैं कि कई बार हम समझ लेते हैं कि ये इसमें कोई संधि नहीं है, बल्कि ये तो शब्द वही है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो आप थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और ये बड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड भी। तो इस संधि का नाम है जस्त्व, जस्त्व संधि, ठीक है। इसका नाम है जस्त्व संधि। यहाँ पर आप एक लेटर देख रहे हैं जस, अरे क्या हो रहा है भाई, इसका यहाँ पे आप देख रहे हैं लेटर जस। तो जस एक प्रत्याहार है, वो कैसे बनता है, उसमें क्या होता है, इन सब में मैं अभी नहीं पढ़ रहा हूँ। बस आप चूंकि नाम याद आप रख लें। कई बार हो जाता है ना कि हम अगर किसी को श्लोक समझा रहे हैं या संधि के विषय में बता रहे हैं कि भाई इस वाले शब्द में ये वाली संधि, तो कम से कम हमको नाम जरूर पता हो कि इसमें जस्त संधि, तो संधि का नाम है जस्त संधि। ये कई प्रकार की होती है, हम एक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा इसमें इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें क्या होता है इस संधि में कि इसमें स्वरों का भी काम आ जाता है, ठीक है। उदाहरण से हम शुरू करेंगे, ठीक है। हाँ इसको थोड़ा सा, चलो पहले आप ऐसे समझें, फिर आपको मैं जब वो आएगी तब समझूंगा। चलिए जैसे कि पहले मैं स्वर से उदाहरण देता हूँ, ठीक है। तो ये आप बहुत बार देखते होंगे, जगत, जगत प्लस ईशः, जगत प्लस ईशः, ठीक है। ये आपने बहुत बार देखा होगा ये उदाहरण, ठीक है। अब आप समझिए इसमें संधि कौन सी है और कैसे हो। ओके, चलो। तो हमारा उदाहरण है जगत प्लस ईशः। तो अब ये क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। मैं एक यहाँ पे वापस से वो व्यंजन वाली पिक्चर डालने लगा हूँ ताकि आप लोगों को स्पष्टता ज्यादा हो। इसमें लगभग सभी व्यंजनों का उपयोग होता है, जिनका नहीं होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल समझने के लिए आपको मैं यहीं से बता रहा हूँ, ठीक है। जिनका नहीं होता वो आप जैसे जैसे संधियां आगे आएंगी आप खुद ही समझ जाएंगे कि इसमें किसका प्रयोग है। अब आप ध्यान से समझे थोड़ा। हमारा पहला पद क्या है, जगत, ठीक है। और दूसरा पद क्या है, ईश। तो ये जो पहला पद है इसका अंतिम वर्ण है तकार, ठीक है, यानी ता है। और जो दूसरा पद है हमारा ईशा, इसका पहला वर्ण क्या है, ई है। तो अब ये ता तो है व्यंजन और ई है स्वर, तो क्या इनके बीच में संधि होगी? तो कहा बिल्कुल होगी। अब नियम अनुसार देखो क्या होता है, अगर आप इस प्रकार चलें, देखो मैं आपको एक दूसरा उदाहरण यहाँ पे देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कहाँ कहीं पर लिखा हुआ है, मैं ये शब्द बनता नहीं है, बस समझाने के लिए बना रहा हूँ, ठीक है, बस आप समझिएगा। कई बार क्या होता है ऐसे भी शब्द बन जाते हैं। कहीं पर लिखा हुआ है मम अयम, है ना। ये मम जो है मैंने गलत लिखा है जानबूझ के,
खाली समझाने के लिए, ठीक है। इसको थोड़ा समझिए फिर आप इसको समझिए। तो यहाँ पर आप देखें तो यह क्या है, माँ जो है आधा है यानी हलंत है, और माँ के बाद यहाँ पर क्या है, आ है। तो ऐसी स्थिति में संधि होनी चाहिए। तो कहते हैं संधि मत करो, ये जो व्यंजन है इसको डायरेक्ट स्वर में मिला के लिख दो। तो हमने मिला दिया, माँ का रहा माँ, माँ में आ को मिलाए तो माँ हो गया पूरा, और यम का यम, मामयम, इस प्रकार से शब्द बन गया। वैसे बनता नहीं है लेकिन समझाने के लिए बता रहे। तो बेसिकली होता क्या है कि अगर कोई व्यंजन है, चूंकि व्यंजन है मतलब आधा है, उसके बाद अगर कोई स्वर आता है तो डायरेक्ट उसमें जाके मिल जाता है, उसमें कोई परिवर्तन हम करते नहीं है, उसमें कुछ हम ज्यादा दिमाग लगाते नहीं। लेकिन ये जो संधि है, जस्ट संधि, इसमें हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। कैसे, वो अब आप जो है आगे थोड़ा सा समझेंगे। हो सकता है ये उदाहरण चूंकि ज्यादा प्रसिद्ध है इसलिए मैं ये वाला उदाहरण दे रहा हूँ, तो आप में से कई लोगों को इसका संधि आ गया होगा, लेकिन फिर भी समझे कि वो होता कैसे है, हमें प्रक्रिया सीखनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या है कि व्यंजन है, और व्यंजन के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पे स्वर है। अब नियम के हिसाब से देखा जाए तो इसको हमको आपस में मिला देना चाहिए, लेकिन अगर हम बिना संधि करे या बिना कुछ परिवर्तन करे इसको मिला देंगे तो हमारा जो शब्द है वो क्या बन जाएगा, वो हमारा इस प्रकार बन जाएगा कि जा का जा, गा का गा, और ता में हमने ई मिलाया तो हो जाएगा जगती, और शा का शा रहेगा। हमारा जो शब्द है वो बन जाएगा जगतीशाह, ठीक है, जगतीश। तो ये जो शब्द है वो कैसा हो जाएगा, असाधु शब्द हो जाएगा, यानी असाधु मतलब गलत हो जाए। साधु का मतलब होता है अच्छा, साधु मतलब सही, और असाधु मतलब गलत। साधु मतलब वही नहीं कि जो जिसके सर पे जटा है वो है। संस्कृत में एक शब्दों के कई अर्थ। तो हमारा जो शब्द बन जाएगा वो जगतीश बन जाएगा, यानी असा असाधु शब्द बन जाएगा। तो अब ऐसी स्थिति में चूंकि व्याकरण की रचना ही इसीलिए हुए है कि कोई भी शब्द जो है गलत तरीके से ना बने, है ना। शब्द को बनाने की विधि क्या है वो हम व्याकरण में सीखते हैं। इसीलिए क्या है, अब यहाँ पर संधि, कौन सी संधि होगी, जस्व संधि। पढ़ते हैं तो अब क्या बोल रहे हैं कि भाई देखो, अभी इस नियम को अच्छे से समझिएगा कि कोई सा भी वर्ण है व्यंजन पर, अगर उसके बाद कोई सा भी स्वर वर्ण आता है, कोई सा भी क्या आता है, स्वर वर्ण आता है, तो वो वर्ण है ना, ये जो वर्ण है वो जिस भी वर्ग का होगा, वर्ग मीन ये क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, है ना। इसमें हम किस किस को छोड़ रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसमें हम किस किस को छोड़ रहे हैं अभी, यर अलावा यानी अंतस्थ को, यानी यण को छोड़ रहे हैं, श श शाह यानी ऊष्म को छोड़ रहे हैं। इन चार सॉरी 8 लेटरों को हमने छोड़ दिया है। अच्छा, उसके साथ साथ आप इसको भी छोड़ दें, ये जो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम लेटर है ना, इसको भी आप फिलहाल के लिए छोड़ दें, क्योंकि ये भी कहीं पर इनका प्रयोग नहीं होता है ना। ये जब आते हैं तो किसी दूसरी संधि को बनाते हैं। तो व्यंजन संधि को हमें समझना बड़ा जरूरी है, तो ये संधि बड़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए तो मैंने कितने, देखो 4 लेटर यार अलावा फिलहाल के लिए छोड़ दिए हैं, सा 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 हा, और प्रत्येक वर्ग का 5वां लेटर यानी का खा गा घा का, या णा ना मा, ये सारे वर्ण मैंने छोड़ दिए। तो अब ये जो लेटर है वो जिस वर्ग का है, तो ये किस वर्ग का लेटर है, ता देखो, ये त वर्ग का लेटर। तो ये जिस वर्ग का लेटर है उसी वर्ग का, उसी वर्ग का इसके स्थान पर तीसरा लेटर हो जाएगा। संधि का नियम देखिए, अब मैं संधि का नियम पहले बता रहा हूँ, उदाहरण बाद में दे रहा हूँ, तो आप नियम को पहले समझे कि जिस वर्ग का ये लेटर है उसी वर्ग का तीसरा लेटर। तो ये तवर्ग जो है, तवर्ग का तीसरा लेटर क्या है, आप गिनती भी करेंगे तो ता था द, थर्ड नंबर का लेटर है द। तो अब ऐसे में हमको क्या करना है कि जो ता है इसके स्थान पर हम कर देंगे, क्या कर देंगे, दा कर देंगे। बस इतना ही करना है ना। अब इन सबको मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, जा का जा, का गा। अब दा जो है, और दा के बाद क्या आ गया, ईस आ गया। अब दा में आप क्या मिलाएंगे, ई मिला देंगे, ठीक है। तो मिला दीजिए भैया, तो जा गा, दा में ई मिलाएंगे तो हो जाएगा जगदी, और शा का शाह हो जाएगा जगदीशः, यानी जगतस्य ईशः जगदीशः, तो जगत के ईश है। जगतस्य शब्द नहीं बनेगा, वहां कुछ और बनेगा, बस मैंने ऐसे ही बोल दिया है। जगत क्या बनेगा, जगतः, जगतः ईशः जगदीशः, ठीक है, जो जगत के ईश है। तो इस प्रकार से हमारा साधु शब्द बन गया, यानी सही शब्द बन गया जगदीश। चलिए और एक उदाहरण हम देते हैं। अब ये जो चार्ट है इसको आप याद कर लें, है ना। अभी आपको फिलहाल इतने वर्णों को याद रखना है ना। अब मैं इसको नहीं दिखाऊंगा बार बार, ये मैंने बोला था पहले ही इसको याद कर लीजिए। चलिए तो हम आते हैं यहाँ पे। तो हमारा जो
अगला उदाहरण है, अ, चलिए इसमें, हाँ, पहले ओके ई दे देते हैं, ठीक है। दिक, दिक प्लस अम्बरह, दिक प्लस अम्बरह, ये हमारा उदाहरण, ठीक है। तो यहाँ पर वही स्थिति बनी है, पहले व्यंजन है, व्यंजन के बाद में स्वर है। तो अब यहाँ पर ये थोड़ी यहाँ पे देखें, ये जो हलंत है मैंने थोड़ा सा दूर लगा दिया है, कई बार क्योंकि इसमें लिखने की आदत नहीं है तो कई बार गलत हो जाता है लिखते समय। तो अगर कोई गलती है थोड़ा सा उसको इग्नोर कर दिया करें, है ना। जैसे ये विसर्ग है, यहाँ पर थोड़ा सा ये गड़बड़ बन गया है ना, तो अम्बरह, चलिए। तो यहाँ पर वही स्थिति बन रही है। तो पहले क्या है यहाँ पर, पहले यहाँ पर है स्वर, सॉरी व्यंजन का, और का के बाद स्वर है। तो इसको मिलाना है हमें। क्या नियम क्या सीखा हमने कि भाई अगर किसी व्यंजन वर्ण के बाद यदि कोई स्वर वर्ण आता है, तो देखो ये कब होगा, जब स्वर है तब होगा, बाकी चीजों में भी होगा, वो हम धीरे धीरे से। तो यहाँ पर जो का है, का के बाद चूंकि स्वर है, तो ये जो का है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हैं कार जो है, ये जिस किसी वर्ग का है उसी वर्ग का तीसरा लेटर इसके स्थान पर। तो अब आप देखें जो क वर्ग है, उसका तीसरा लेटर क्या है, क, खा, गा। काका क वर्ग का तीसरा लेटर क्या होता है, ग होता है, गकार होता है। बस का के स्थान पे गा कर दीजिए, तो कर दिया भैया, तो का क्या होगा, दी का दी, का के स्थान पर कर दिया गा, गा को मिलाया किसमें, आ में, क्या हो गया, गा पूरा, और आधा माँ का आधा माँ, वा का वा, रा का रा, क्या हो गया, दिगंबरः, दिक अम्बरः, दिगंबरः। इस प्रकार से हमारा शब्द क्या बन गया, दिगंबरः। ठीक है। चलिए एक और उदाहरण देख लेते हैं तो ज्यादा स्पष्टता होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको अलग अलग वर्गों के उदाहरण दे सकूं, जैसे कि सुप प्लस अंतः। अब आप याद रखें थोड़ा सा इसको, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, सुप किसे कहते हैं। तो सुप क्या होते हैं, जो हमने अभी शब्द रूप पढ़े थे ना, रामा रामौ रामः, रामम रामौ रामान, तो इन शब्दों के पीछे जो प्रत्यय लगता है उन्हीं को हम कहते हैं सुप। ठीक है। और वो कितने होते हैं, 18 है संख्या में, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है। तो सुप प्लस अंत मिला रहे हैं। अब आप देखें यहाँ पर पहला लेटर क्या है, यहाँ पर है पकार है ना। पकार के बाद क्या है, अकार है, यानी व्यंजन के बाद क्या आ गया, स्वर आ गया। तो वैसी स्थिति में ये जो प है ये कौन से वर्ग का है, पवर्ग का लेटर। और अब देखो यहाँ पर जरूर मैं आपको जितने उदाहरण दे रहा हूँ वो हो सकता ही है, यहाँ पर मैंने पहला लेटर बताया, हो सकता है कहीं पर दूसरा लेटर हो सकता है कहीं पर तीसरा लेटर हो, है ना, ऐसा भी आएगा। जब आएगा तब क्या करना है वो आप समझिएगा। ठीक है। तो अच्छा, ये जो सुप है, अब सुप के बाद में यहाँ पर व्यंजन है, तो ये चूंकि पवर्ग का है तो पवर्ग का तीसरा लेटर क्या होगा, सुनिए, प, फ, वा। तो ये जो प है, पवर्ग है, इसका तीसरा लेटर होता है बकार, है ना, ये वा। तो पा के स्थान पे हम बा कर देंगे, तो इन सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, सु का सु, पा के स्थान पर हो गया बा, बा में आ मिलाया बा पूरा, और आधा ना का ना, और ता का ता। उसको क्या बोलेंगे, सुबंतहा। क्या बोलेंगे, सुबंतहा। अब आप याद रखें, अब देखो ये इसको याद रखना, ये सुबंतहा मैंने उदाहरण क्यों दिया है, क्योंकि जो हमारे शब्द रूप हैं, है ना, जैसे आपने राम शब्द पढ़ा है, आपने रमा शब्द, आपने गुरु शब्द पढ़ लिया, आपने हरि शब्द पढ़ लिया, ये सारे शब्द रूप जो हैं, इसके अलावा भी जो शब्द रूप हैं, असमद युष्मद हमने पढ़े हैं, तत् शब्द पढ़ा है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, इनको हम सुबंत कहते हैं। तो इनका दूसरा नाम, उनको एक शब्द रूप तो कहते ही कहते हैं, लेकिन अगर हम सुसंस्कृत भाषा में बोलना चाहें तो उनको हम कहते हैं सुबंत। सुबंत क्यों कहते हैं उनको, क्योंकि उनके अंत में क्या है, सुप है, उनके अंत में सुप प्रत्यय है, और अंत में है तो इसलिए इसलिए सुप, सुप और अंत मिला के हम बना लेते हैं सुबंत। इसलिए शब्द रूपों को क्या कहा जाता है, सुबंत कहा जाता है। ये एक नया शब्द आपने सीखा है, इसको याद रखिए। चलिए, तो ये कुछ उदाहरण थे। चलिए एक और देख लेते हैं। चलिए मैं एक और दूसरे वर्ग का देने लगा हूं, अ, अच प्लस अंत, अच प्लस अंत। ये पहले आप लोग बना लें, फिर मैं उत्तर बताऊंगा आपको, ठीक है। अच प्लस अंत आप लोग अपने मन में बना लें सब लोग कि क्या बनेगा इसका, फिर मैं आपको दूसरा उदाहरण, ठीक है। उदाहरण और कहाँ गया यार, चलो ये यहाँ पर है।
हाँ बन गया भैया। चलिए मैं इसका उत्तर लिख रहा हूँ, फिर मैं समझाता हूँ। तो ये अच है और अंत है, ठीक है। तो इसका उत्तर जो है वो है अजंतहा। क्या है? अजंतहा। इस प्रकार कैसे हुआ? कुछ नहीं है, देखिए ये जो बीच में है, ये पहले पद का अंतिम वर्ण क्या है? चकार है। और चकार का तीसरा लेटर क्या होता है? चा छा जा। चा के स्थान पे हमने कर दिया जा, तीनों को, इन दोनों को मिला दिया, बन गया अजंता। अच्छा, अब अजंत किसको बोलते हैं? तो देखो ये जो अच है ना, मैंने बताया था, जो हमने स्वर संधि पढ़ी है उसका एक नाम है अच संधि, अगर आपको याद हो। स्वर संधि को मैंने क्या बोला था? वो अच संधि भी है उसका दूसरा नाम। अच क्यों है? क्योंकि अच एक ना प्रत्याहार है, ठीक है। प्रत्याहार क्या है, कैसे हैं? अगर कभी हमको संस्कृत, ये मतलब सामान्य संस्कृत पढ़ने के बाद अगर समय मिला लेक्चर के रूप में, तो हम तो आपको ऐसे चर्चा करते समय आपको ऐसे बता दें कि ये प्रत्याहार क्या होते हैं। ऐसे इनको सामान्य संस्कृत सीखने के लिए जानना आवश्यक नहीं है, लेकिन अगर आप संस्कृत ज्ञाता हैं तो आपको इसको जानना चाहिए। ये प्रत्याहार हैं जो शिव जी के डमरू से निकले हैं, ऐसी कहानी बताई जाती है। तो जो अच है, अच का मतलब होता है, एक सूत्र है ना, एक फॉर्मूला है जिसका मतलब है कि अच मतलब जितने भी स्वर हैं। तो स्वर कहाँ से कहाँ तक हैं? आ से लेके औ तक। तो जितने भी स्वर हैं वो इस अच में आ जाते हैं। तो इसलिए जिसके अंत में अच होगा, जिसके अंत में क्या होगा? अच होगा, उसको हम क्या कहेंगे? अजंत। अब आप याद करें, मैंने आपको फिर से राम शब्द पढ़ाया था ना, राम शब्द पढ़ाया था। राम शब्द के अंत में क्या था? आ था। तो आ देखें क्या है? आ जो है वो स्वर है। इसलिए मैं क्या इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? या तो अकारांत कहते हैं क्योंकि इसके अंत में आ है, या फिर हम इसको अजंत भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अजंत। इसी शब्द को या तो अकारांत कहेंगे, तो वो हम कहते ही हैं, और साथ में हम इसको अजंत भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंत में अच है, यानी स्वर है। तो जितने भी शब्द हैं आप जिनके अंत में स्वर होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने पढ़ा था हरि। अरे क्या लिख रहा हूं मैं? हाँ, ये देखिए हरि। तो हरि अंत में क्या है? ई है, ई भी स्वर है। तो बड़ा बना दिया मैंने। हाँ, ई भी क्या है? स्वर है। तो तो हरि भी है, वो भी कैसा है? अजंत है। जिन जिनके पीछे अच होगा यानी वो हम अजंत कहें। आशा करता हूं आप इसको अच्छे से समझ गए हैं। चलिए अब आपको मैं एक उदाहरण देने लगा हूं। एक नहीं, दो दूंगा, आप लोग दोनों मुझे बता के बताइए, ठीक है? पहले आप लोग बना लीजिए, मैं सीधा उत्तर लिखूंगा। मतलब ये टेस्ट मैं ले रहा हूँ, इस पे थोड़ी सी ज्यादा मेहनत मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो है बड़ी बार आती है। ये संधि जो है बहुत बार पूछी जाती है। ये बीच में देखिए, क्षमा करें, ये मैं लिखते जा रहा हूँ, आप बनाते जाइएगा। सत्य प्लस आचारः, ये एक उदाहरण है जो आपको बनाना है अभी अपने मन में, फिर मैं सीधा उत्तर लिखूंगा। और दूसरा उदाहरण कौन सा लिखूं भाई? और चलो ये लिख देता हूं मैं, सरल वाले लिख देते हैं, चलो, फिर आपको कठिन वाला बाद में बताएंगे। पाक प्लस ईशा। वाक प्लस ईशा, ये आपका, ठीक है। ईशा। ये दो उदाहरण हैं जो आपको बनाने हैं। आपको मैं 10 या 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, जब तक मैं थोड़ा सा जल पी लेता हूँ, आप लोग बना लो। सत प्लस आचार, गुरुजी वाक इसका प्लस ईशा। उत्तर चैट में देना है क्या? नहीं नहीं, देना नहीं है, आपको बना के बस रख लेना है मन में। क्योंकि समस्या ये है ना कि मैं यहाँ से देख नहीं पाता हूँ अगर आप लोग उत्तर लिखते भी हैं तो। बस ये आपका टेस्ट है थोड़ा सा, ठीक है। आप उसको बना के रख लें, फिर आप जो है स्वयं में प्रसन्न हो सकते हैं कि हाँ यार मैंने उत्तर सही दिया था, ठीक है। चलिए उत्तर देख लेते हैं दोनों के। अब मैं सीधा उत्तर लिखने लगा, इसका मैं वर्णन नहीं करूंगा। पहले का उत्तर है सदाचार, ठीक है। हाँ, अब जिन जिन ने सही लिखा है ना, जिन जिन का उत्तर सही था, वो वहां पे टेक्स्ट में लिख देना कि हाँ मेरा सही था, ईमानदारी से, बेईमानी कोई नहीं करेगा। और इसका उत्तर होगा बागीशा। पहले का उत्तर है सदाचार, दूसरे का उत्तर है वागीशा। कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह आप लोग अब स्वयं से पता लगाइए। चलिए एक थोड़ा सा कठिन उदाहरण देख लेते हैं, जो कई बार कई लोगों को बना तो लेते हैं लेकिन लिखने में समस्या है। एक तो है सत्य, और फिर है धर्म। सत्य प्लस धर्म, ठीक है। इसका पहले आप लोग बना लें, फिर मैं उत्तर लिखता हूँ, ठीक है। इस संधि पर मैं थोड़ा सा विशेष ध्यान दे रहा हूँ।
सत प्लस धर्म, इसको बनाए, कैसे बनाएंगे आप तो? चलिए बन गया होगा। अब देखो, आपने जो भी बनाया है उसको समझाने से पहले मैं बता दूं, अभी तक मैंने जितने उदाहरण आपको दिए हैं, सभी उदाहरणों में ध्यान से समझिएगा। मैं क्या यहाँ पे थोड़ी सी कभी कभी चाल चल देता हूँ मैं। तो यहाँ पर जितने भी, जैसे वाक प्लस ईशा, तो यहाँ पर क्या था? बाद में स्वर था। सदाचार में भी बाद में स्वर था, ठीक है। और चलो, है ना, यहाँ पे आप देखें अजंत, यहाँ पर स्वर है। सुवंत, यहाँ पर स्वर है। दिगंबर, यहाँ पर स्वर है। जगदीश, इसमें स्वर है। और आप देखेंगे यहाँ पर ये शतधर्मा लिखा है मैंने, यहाँ पर पहले तो व्यंजन है, लेकिन बाद में क्या है? ध, वो भी व्यंजन है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कौन सा शब्द बना लिया है, ठीक है। लेकिन अगर आपने ता को उसका थर्ड लेटर बना दिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया है तो कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, अगर किसी ने ये दिमाग लगाया ना, भाई अभी तक गुरुजी ने जितना उदाहरण दिए वो तो सारे स्वर वाले थे, ये धा तो व्यंजन आ गया है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तब तो वो सही है। और जिसने डायरेक्ट बना दिया है, यानी तब तवर्ग का तीसरा लेटर अगर कर दिया है, तो वो भी गलत है या सही? वो सही है, लेकिन उसने अगर ये, उसको पहले ये सोचना चाहिए था कि भाई यहाँ तो व्यंजन, ठीक है। तो मेरा ये सोचना था। अब देखें, अगर ये मैं एक नया उदाहरण दे रहा हूं, अगर मान लीजिए बाद में कोई व्यंजन, व्यंजन से मेरा मतलब अगर कोई भी व्यंजन वर्ण आ गया, अब ध्यान से समझिएगा जो मैं बताने लगा हूं, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ओके, चलिए मैं वापस से वो फोटो लेके आ रहा हूँ आप लोगों को समझाने, ठीक है? कि होता क्या है, हम समझते हैं तो कई बार गड़बड़ कर देते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे क्या होगा, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो है समस्याग्रस्त ना हो। ए भाई इधर आ। चलिए, एक सेकंड, इसको थोड़ा सा और नीचे। अब देखें, यहाँ पर ये हर एक वर्ग का पांचवा लेटर हमने हटा दिया पहले ही। यार अलावा ये हटाए हुए हैं, सा 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 ये भी हटाए हुए हैं। इनको हम, इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा अच्छे से, है ना, नहीं तो काम गड़बड़ होगा। अब अभी तक जितने हमने उदाहरण देखे हैं, वहां पर क्या था? तो भाई, हाँ, अभी तक जितने भी उदाहरण हमने देखे हैं, वहां पर पहले व्यंजन था, बाद में स्वर था। अब सत प्लस धर्मा जो हम कर रहे हैं उसमें क्या हो गया है? पहले व्यंजन है लेकिन बाद में भी क्या है? व्यंजन है। अब ध्यान से समझिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आपको जो पांच वर्ग दिख रहे हैं ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हर एक वर्ग का कुछ क्रम है। क्रम से मेरा मतलब है कि जो का है वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। इस क्रम को याद रखिए, याद रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ना, हर एक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट एंड सेकंड लेटर, इसको हमें हटा देना है, फिलहाल के लिए छोड़ देना है, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं क वर्ग का पहला और दूसरा हटा दो, तो क्या हो गया? का और ख। च वर्ग बोलूंगा तो चा और छा। ट वर्ग बोलूंगा तो टा और ठा। त वर्ग बोलूंगा तो ता और था। प वर्ग बोलूंगा तो पा और फा। इन सबको हमें फिलहाल के लिए हटा देना है, मतलब ये है वहां पे, लेकिन हमको ये सोचना है कि ये अभी संधि में नहीं है। तो अब क्या होगा कि अब किसी संधि के बाद, किसी भी व्यंजन के बाद, अगर किसी भी वर्ग का, कौन कौन सा बचा? तीसरा, चौथा और पांचवा। अब देखो, ये पांचवा लेटर तो हम पहले ही हटा चुके हैं, ठीक है, क्योंकि जब पांचवा लेटर आता है तो वहां कुछ और काम होता है। तो हमारे पास केवल बचा है कि किसी भी वर्ग का तीसरा और चौथा, अगर ये लेटर वहां पे आते हैं, तब जो व्यंजन है उसके स्थान पर उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वो लेटर है, उसी वर्ग का तीसरा लेटर होगा। कब होगा? जब उस व्यंजन के बाद किसी भी, अब देखो यहाँ पर कोई सा भी वर्ग हो, है ना, मतलब जैसे अगर मैं, आप ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ताकि शत, अरे यार ये थोड़ा छोटा हो रहा है। क्योंकि ये थोड़ी व्याख्या बड़ी है, मैं इसको यहाँ पे करके समझा। यहाँ पे देखें, सत प्लस धर्म, सत प्लस धर्म, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये व्यंजन तो है, लेकिन इसके बाद में यहाँ पे था भी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, जो था है वो कहाँ पे आता है? ता था दा धा। तो यहाँ पर ये ता भी उसी वर्ग का है और धा भी उसी वर्ग का है, लेकिन जरूरी नहीं है
कि जैसे अगर यहाँ पे धा है, धा की जगह मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ और लिख देता, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता, धा की जगह पे लिख देता मैं घा। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे जो घा है वो कहाँ आता है, क वर्ग में आता है, का खा, है ना, क्या होता है, का खा गा घा। तो ये घा कौन सा लेटर है, चौथा लेटर। ठीक है, किस किस वर्ग का है, क वर्ग का है। तो कहने का मतलब है कि ये जो लास्ट वाला लेटर है वो किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा लेटर हो सकता है, जरूरी नहीं है कि उसी वर्ग का हो। ठीक है, लेकिन चूंकि इस वाले उदाहरण में उसी वर्ग का है, इसलिए हम इसको अभी फिलहाल के लिए क्या कर रहे हैं, मान ले रहे हैं कि भाई हाँ ये भी हमारा काम का है। चलिए इसको मिटा देता हूँ। तो हमारा उदाहरण क्या था, अरे भाई इधर आ। हमारा उदाहरण था सत्य प्लस धर्म। अब ऐसी स्थिति होगी, ये कब होगा, फिर से मैं दोहरा रहा हूं, ये तभी होगा जब किसी व्यंजन के बाद उसी वर्ग का या किसी भी वर्ग का थर्ड या फोर्थ, तीसरा या चौथा लेटर हो, तभी होगा। कोई दूसरा लेटर होगा यानी पहला सेकंड लेटर होगा तब ऐसा नहीं है, वहां पर कुछ और हो जाएगा। वो क्या होगा हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बार बार जोर दे के बोल रहा हूँ, इसको ध्यान रखिए। अब क्या होगा कि अगर किसी भी वर्ण के बाद उसी का या किसी अन्य वर्ग का, लेकिन कहाँ का होना चाहिए, वर्ग का होना चाहिए, या रा ला वा सा, सा, ये नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो कुछ और होगा, है ना। देखो ये इन सब लेटर को हम हटा चुके हैं। तो किसी भी वर्ग का अगर तीसरा चौथा लेटर होगा तो उस शब्द के स्थान पर, उस वर्ण के स्थान पर, उसी वर्ग का, जिस वर्ग का वो लेटर है, उसी वर्ग का कौन सा लेटर हो जाएगा, थर्ड लेटर। जो अभी तक हम करते, देखो एक तो स्वर होगा, यानी किसी व्यंजन के बाद अगर कोई स्वर है तब उस वर्ग का तीसरा लेटर होगा। और तीसरा लेटर कब होगा, जब वही वर्ग का कोई लेटर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे त वर्ग का है, उसके बाद में अगर किसी भी वर्गों का वर्ग, चा वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, इनका थर्ड या फोर्थ लेटर है, तब उस वर्ग का तीसरा लेटर। तो यहाँ पे त है। देखो इस वाली संधि में क्या होता है, आपको नियम याद रखना है। इसमें आपको उदाहरण नहीं समझना है, इसमें नियम याद रखना है। ठीक है, तो हमारा जो अब ता है, ता के स्थान पर क्या हो गया, दा हो गया। बाकी रहेगा सा का सा और धा का धा, और धर्मा का धर्मा में कहूँ इस प्रकार से। अब इनको मिलाना है। अब देखो इनको लिखने का भी नहीं है, कैसे लिखते हैं वो समझिएगा। तो शा का शा रहेगा। अब दा के साथ क्या आ गया, धा आ गया। तो हमने अभी पढ़ा था ना युद्ध, युद्ध देखें, जब हम दा और दा साथ में लिखते हैं ना तो कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। ठीक है, इसको लिखने का कि हम देवनागरी में लिखते हैं तो इस प्रकार से ही लिखा जाता है। तो चूंकि यहाँ पे दा आधा है तो हम दा को क्या कर देंगे, धा सा बना देंगे, और धा पूरा है तो धा को हम इसके नीचे ऐसे लगा देंगे। और यहाँ पर माह रेफ, सॉरी माँ, मकार और रेफ, तो हमारा शब्द बन जाएगा सद्धर्मः। यानी जो धर्म है वो कैसा है, सत्य है। अब देखो यहाँ पे सत्य मतलब सच्चा, और धर्म मतलब धर्म, जो सच्चा धर्म है हमारा सनातन धर्म, तो उसको जब मिला के हमने बनाया तो क्या बन गया, सद्धर्मः। तो इस प्रकार से आपको संधि कर। ठीक है, एक और उदाहरण हम देख लेते हैं इसमें, अगर होगा तो चलिए। कैसे देखें, चलो ये इधर से बता देता हूँ मैं। ठीक है, इसी के बगल में या नीचे, नीचे चलो, नीचे चलते हैं। ठीक है, अब मैं व्यंजन नहीं बताऊंगा, आप लोग व्यंजन देखिए। उदाहरण है दिक प्लस गजह, दिक प्लस गजह, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें व्यंजन है, व्यंजन के बाद वर्ण है कौन सा, गा। गा कौन सा वर्ण होता है, क वर्ग में ही आता है, का ख गा, थर्ड लेटर हो गया, थर्ड लेटर है गा। थर्ड है, या तो थर्ड होना चाहिए या तो फोर्थ होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर ग ना होकर, जैसे मैं मान लो ऐसे कर देता हूँ, दिक प्लस, मैं कर देता हूँ कजहा, दिक प्लस कजहा मैं कर देता हूँ, तो ये का जो है वो कौन सा लेटर हो गया, पहला लेटर। तो क्या यहाँ संधि हो जाएगी, मतलब यहाँ पर वही संधि हो जाएगी क्या, तो नहीं होगी भाई, यहाँ पर नहीं होगी। अब होगी जब वहां पे उसका थर्ड लेटर होगा, इसको समझिएगा, है ना। थर्ड लेटर होगा, जब थर्ड लेटर होगा किसी भी वर्ग का, क्या कर देना है, जो पहला व्यंजन है तो जिस जिस वर्ग का है उसी वर्ग का थर्ड लेटर कर दीजिए। तो क वर्ग है, क वर्ग का तीसरा लेटर गा ही होता है, गा के स्थान पर हमने कर दिया गा। शब्द को मिला देंगे तो हो जाएगा दी। ठीक है, और गा का गा, और गा के बाद व्यंजन है तो गा, और जह, तो हो जाएगा हमारा दिग्गजह, है ना, दिग्गजह। रामायण में एक आता है ना वो, चिक्कर ही दिग्गज। दिग्गज मतलब जो दिक यानी दिशा, और गज मतलब जो वहां का मतलब गज मतलब हाथी को बोलते हैं, लेकिन
यहाँ पर हम गज मतलब जो अधिक बलवान है, ठीक है, उस अर्थ में तो दिग्गजा, तो ये आपका उदाहरण है। चलिए एक और लास्ट उदाहरण दे रहा हूँ, फिर इसको यहीं खत्म करेंगे क्योंकि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसके आगे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये भी आपको जो अगला उदाहरण है उसको आपको समझना है, और आपको बाकी सब मैं कल आपसे पूछूंगा, ठीक है। चलिए इसको लिखने का देख लेते हैं। तो ये उदाहरण है चित्त प्लस रूपम, चित्त प्लस रूपम, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पर थोड़ा सा ये बदल गया है। कैसे बदल गया है? यहाँ पर व्यंजन तो है, लेकिन व्यंजन के बाद अब यहाँ पर क्या आ गया? र, रकार आ गया, रेफ आ गई, है ना। रा को रेफ भी बोलते हैं ना, एक वो ऊपर तो लगाते हैं वो भी रेफ है, लेकिन इसका एक इसको रेफ भी बोलते हैं। तो जिनको कोई नहीं समझ में आ रहा हो तो टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर आ गया है र। ये जो रा है वो किस में आता है? य, र, ल, व, या यूं कहें य, व, र, ला, ये क्या कहलाते हैं चारों? इनको हम कहते हैं यण, ठीक है। अब एक नया उदाहरण मैं आपको देने लगा हूं। तो कहने का मतलब है, अभी तक देखो उस व्यंजन वाले चार्ट में मैंने इन सबको हटा के रखा था। क्यों हटा के रखा था? ताकि आपका दिमाग वहां पर न जाए। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगा लीजिएगा कि यदि किसी व्यंजन के बाद, यदि किसी व्यंजन के बाद कोई भी यण वर्ण आए ना, देखो पहले इस संधि में मैंने सबसे पहले आपको बताया स्वर के बारे में कि अगर स्वर आएगा तब भी तीसरा लेटर होगा। और दूसरा उदाहरण मैंने आपको दिया कि अगर किसी भी व्यंजन के बाद किसी भी वर्ग का थर्ड या फोर्थ लेटर आए तब भी उसी उसी वर्ग का थर्ड लेटर होगा। अब मैं आपको तीसरी विधि बताने लगा हूँ। ये तीसरा तरीका है कि यदि किसी व्यंजन के बाद कोई भी यण वर्ण आए, यण वर्ण, यण से मेरा मतलब है कि या, रा, ला, वा, ये चार में से कोई सा भी लेटर आएगा, तो ये जो लेटर है यानी जो वर्ग है, जो हमारा व्यंजन है, उसके स्थान पर उसी वर्ग का, देखो काम एक ही हो रहा है लेकिन कंडीशन अलग अलग है, तो उसी वर्ग का कौन सा लेटर हो जाएगा? थर्ड थर्ड लेटर हो जाएगा। तो ये जो ता है वो किस में आता है? तवर्ग में। तवर्ग का तीसरा लेटर कर दीजिए, क्या होता है? ता, था, दा। ता के स्थान पर हम क्या कर देंगे? दा कर देंगे और इन सबको मिला देंगे। अच्छा देखो, अब ये जो रा है ना, इसके साथ जब कोई व्यंजन मिलता है तो इसको लिखने का जो तरीका होता है बड़ा अलग सा होता है। तो एक बार देख लें, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होगा हमारा? ची का ची रहेगा, ची के स्थान पर हो गया है दा, ठीक है। अब जब इसको हम मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे? दा चूंकि आधा है, तो दा में हम, देखो जो बड़ा, जो आधा लेटर होता है ना उसको हम बड़ा लिखते हैं, तो जो एक्चुअल में लेटर होता है उसको हम कैसा लिखते हैं? आधा लिखते हैं। लिखने के लिए, बोलने के लिए तो वही बड़ा है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे चूंकि रा है वो बड़ा है, तो मैंने यहाँ पे रा को, रा मतलब होता है रेफ, मैंने रेफ के रूप में लगा दिया। और रा में क्या है? ऊ है, तो मैंने यहाँ पर ऊ लिख दिया, तो हो गया चिद्रू। क्या हो गया? चिद्रू, ओके। और पम का पम, पम का पम, तो क्या बन गया? चिद्रूपम, है ना। यहाँ पे दा जो है वो आधा है ना। ता के स्थान पर हमने क्या किया है? दा, दा के बाद हमने रू मिलाया तो चिद्रूपम, ठीक है। ये हमारा शब्द था चित्त प्लस रूपम, चिद्रू। यहीं तक हम अब कक्षा को रखते हैं, ज्यादा आगे नहीं चलते हैं क्योंकि फिर समस्या हो जाएगी। कल मैं इसी तरह के तीन चार उदाहरण और लेके आऊंगा और मैं दोबारा से आपको समझा, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ी सी कठिन आपको लगे, लेकिन आ, आपको मैं, अगर आप प्रयास करेंगे तो निश्चित है आप समझेंगे। चलिए आज की कक्षा यहीं हम अवधान करते हैं, समाप्त करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अगर मैं थोड़ा सा आज की कक्षा के लिए निवेदन करना चाहूंगा। देखो आज की जो संधि है ना, थोड़ी सी मुश्किल है ना। मुश्किल से मेरा मतलब बिना अभ्यास के नहीं आएगी। और ये जो संधि है ये सबसे ज्यादा उपयोग की जाती है हमारे संस्कृत। और आपको शास्त्रों को समझना है, सीखना है, अर्थ लगाना करना है, इस संधि का ज्ञान परम आवश्यक है। तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने धर्म ग्रंथों को उठाएं जो भी आपके पास उपलब्ध हो, चाहे श्रीमद भगवत गीता हो। देखो भगवत गीता, उसमें भी कौन सी संधि है? ये जस्व संधि है। आप प्लस करो, भगवत शब्द क्या है? भगवत, और प्लस गीता। तो गा कौन सा लेटर है? थर्ड लेटर है। तो जो ता है वो उसी वर्ग का तीसरा लेटर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ता, था, दा। तो भगवद हम बोलते हैं, भगवद गीता। तो उसको आप उठा लें, इंटरनेट पे आपको मिल जाएगी, या जो भी आपके पास संस्कृत श्लोकों की पुस्तक हो उसको आप उठाएं। और निवेदन है, आपको गृह कार्य है ये, कि आप लोग कम से कम कल मुझे ऐसे 5 उदाहरण है, किस किस के? 5, चाहे इष्टुत्व संधि हो, चाहे इष्टुत्व संधि हो, और चाहे तो जस्व संधि,
इन तीनों संधियों के 5 उदाहरण आप लोग लिख कर लाएंगे। और अगर आप पहले लिख लेते हैं तो इसमें आप जो है संस्कृत होमवर्क इस वाले सेक्शन में आप डालें। ठीक है, आइए आप सबसे निवेदन है। चलिए आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। चलिए शांति पाठ करते हैं, हो गया, मैं भेज रहा हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। नमो नमः मित्राणि, पुनः मिलामः। नमस्ते गुरुजी। नमो नमः। जी जी। और बहन